अब आज है अपना फ्रिक्शन। हेडिंग लगाओ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन सीधी सी बात है, इसको फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। ये फ्रिक्शन फोर्स भी होता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, देखो ये होता है कोई भी अपने पास दो कांटेक्ट पॉइंट है, कोई भी दो कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है, उनके बीच में अनसीन फोर्स होता है। अनसीन फोर्स, अनसीन फोर्स का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, दो कांटेक्ट पॉइंट के बीच, जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, तो अर्थ का जो सरफेस है उसके बीच में और अपना जो पैर है उसके बीच में कांटेक्ट पॉइंट के बीच में एक फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो अनसीन फोर्स होता है जो कोई दो कांटेक्ट पॉइंट के बीच में लगता है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये होता है टू टाइप का, एक तो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेमेटिक फ्रिक्शन। काइनेमेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। ये तो ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन। एक बार देखो, बाद में देखना, चेंज इन पोजीशन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब जनरेट होगा या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा, जब पोजीशन चेंज करेगा पार्टिकल। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये कब जनरेट होगा, जब पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होगा या मोशन करेगा, ठीक है। मोशन और मूविंग कंडीशन में होता है, तब होता है। आगे ना में ये लिख ले फटाफट, शॉर्टकट में, नॉर्मल सी चीज है, फटाफट लिख ले इसको। अब ये तो बात होगी फ्रिक्शन की। डस्टर नहीं है, डस्ट लेके आओ साइड से ना, क्लास में होना शायद, उस क्लास में होना चाहिए, सामने वाले में। इधर इधर देख, उस क्लास में, उस क्लास में। दो है उधर, इसमें दिक्कत नहीं है ना स्टैटिक और इसमें काइनेमेटिक में, नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा माथा पड़ने वाली नहीं है, ठीक है। अब देख ध्यान से, ये बातें अब जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। देखो एक चीज़ तो ये याद रखना है अपने को कि अपना जो फोर्स है, कोई भी फोर्स है जो मोशन के अकॉर्डिंग होता है, मोशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है, ऑलवेज opposite, always in opposite direction, always in opposite direction of friction force। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ये फोर्स, मोशन वाला फोर्स। जैसे मैं बात करूं कि ये अपने पास कोई सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर कोई बॉक्स पड़ा है, ठीक है, बॉक्स पड़ा है। अगर मैं इस बॉक्स पर इस साइड से फोर्स लगा रहा हूं, F = ma, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा यहाँ, ठीक है, F फ्रिक्शन हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा। दूसरी चीज कि जब ये बॉक्स किसी सरफेस के ऊपर पड़ा होता है, किसी भी सरफेस में मान लो, टेबल पे मान लो, अपने अर्थ के सरफेस में मान लो, तो इसके ऊपर एक फोर्स तो लगता है नीचे की ओर, वो होता है इसका वेट mg, ठीक है। इसको हम वेट भी बोल सकते हैं और वेट फोर्स भी बोल सकते हैं, वेट भी बोल सकते हैं या वेट फोर्स बोल सकते हैं।
और ऊपर की तरफ एक फोर्स और लगता है, ये हमेशा लगता ही है। हर मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि किसी प्लेन सरफेस पे पड़ा है या रफ सरफेस पे पड़ा है, उसके ऊपर ये फोर्स लगेगा, ठीक है। इस फोर्स को हम कैपिटल आर या कैपिटल एन से डिनोट कर सकते हैं, और इस फोर्स का नाम होता है रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। या इसको हम नॉर्मल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन फोर्स की खासियत क्या है कि ये हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। वेट का जो फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये याद रख। अब तू बैठा है, तेरे नीचे जो फोर्स है वो mg, ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, तेरे वेट का फोर्स mg, और ऊपर की तरफ है रिएक्शन फोर्स। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब r जो है वो w के इक्वल होता है, या r जो है वो mg के इक्वल होता है, तो अपना जो ऑब्जेक्ट और पार्टिकल है, अपना जो ऑब्जेक्ट और पार्टिकल जो है वो क्या करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, रेस्ट कंडीशन में रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब नहीं तो नीचे गिरता है, नहीं ऊपर चलता है। अगर r की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करेगा, और अगर mg की वैल्यू नीचे होगी तो पार्टिकल नीचे की तरफ मूव करेगा। आ रही ना बात समझ में? ये इसकी कंडीशन होती है रिएक्शन फोर्स की। तो कोई भी रिएक्शन फोर्स है वो हमेशा और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इसके इक्वल होता है वेट के, ठीक है। अब बात आती है फ्रिक्शन फोर्स की, एक साथ लिखवा रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। अपना जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को हम F से डिनोट कर सकते हैं। F फ्रिक्शन फोर्स सपोज कर लिया हमने, ठीक है। ये हमेशा रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना फ्रिक्शन होगा उतना ही R बढ़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो F की जो वैल्यू है वो म्यू के इक्वल हो जाएगी, म्यू R, ठीक है। म्यू क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम फ्रिक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, या इसको हम फ्रिक्शन कांस्टेंट भी बोलते हैं, फ्रिक्शन कांस्टेंट। F भी यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है और R रिएक्शन फोर्स है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, म्यू इक्वल टू F अपॉन R, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन रिएक्शन फोर्स, न्यूटन अपॉन न्यूटन कैंसिल, ठीक है। इसका मतलब म्यू जो है वो क्या हो गई, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो मोटा मोटी हमने क्या सीखा, R इक्वल टू mg, जिस साइड में पार्टिकल या ऑब्जेक्ट चलेगा उसके ऑपोजिट साइड में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। R जो है वो हमेशा उसके mg या वेट के इक्वल होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अगर R की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ऊपर लग जाएगा, नीचे लग जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिएक्शन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये साइन हटेगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा म्यू, जिसको हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट या फ्रिक्शन कांस्टेंट। फ्रिक्शन कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि दोनों फोर्स ही हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो फटाफट। समझ रहे हो इन बातों को सारी, वो ये नॉर्मल बातें हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है।
मंदी हो गया, कम हुआ है ना, ठीक है, इतना आवाज लगी रही है, हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे ना बात समझ में? कौन सा लिखा नहीं? कौन सा नहीं लिखा? आर इज इक्वल टू म्यू, एक म्यू, म्यू वाला क्या? हाँ लिख ले, म्यू यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। म्यू इज ए यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी। म्यू इज ए यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। अब देख इस फ्रिक्शन के ऊपर आगे जो टॉपिक आएंगे, ठीक है, उनमें देख फर्स्ट जो टॉपिक अपना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये मान ले सीबीएसई की है वो आरबीएसई की, आता ही है इस चैप्टर में, ये टॉपिक पक्का आएगा एग्जाम में, इसको इस तरीके से पढ़ना, ठीक है। मोशन ऑफ ए कार, मोशन ऑफ ए कार इन सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड, ठीक है, या इसको लेवल रोड भी बोलते हैं, सर्कुलर रोड या लेवल रोड, ठीक है। जैसे ग्राउंड के अंदर होता है साइकिल, उस तरीके से जो रोड होती है, उस रोड के ऊपर भी सर्कुलर मोड होता है, इस तरीके से ऐसे हम पढ़ते हैं इस चीज़ को। जैसे कोई भी रोड है उसका सर्कुलर मोड इस तरीके से होता है, ऐसे, क्यों आगे चल के ऐसे भी हो सकता है। तो इस सर्कुलर मोड के ऊपर सपोज करो यहाँ पर कोई व्हीकल है, बस कार ट्रक जो भी है, ठीक है, ये सर्कुलर मोड के ऊपर चलना चाहता है, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगते हैं, कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। अच्छा, सर्कुलर शेप में या सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने के लिए इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, पहली चीज ये सेंट्रीपिटल फोर्स। एक इसके टायर और सड़क के बीच में जो फोर्स है वो एक लगता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, एक ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स, एक इसका वेट mg, ठीक है। देखो अगर ये सर्कुलर रोड होती तो इसकी रेडियस कितनी होती, r रेडियस होती, रेडियस r यहाँ से भी होगी, यहाँ से कहीं से मान लो चाहे रेडियस r होगी इसकी। इसका जो वेट अगर m है तो mg, इसका वेट नीचे की तरफ, इसका व्हीकल का ऊपर की तरफ रिएक्शन r लगता ही है, ठीक है। सड़क और टायर के बीच में यहाँ इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, Fc इज इक्वल टू mv²/r, घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये तो पता ही है। सर्कुलर शेप में, सॉरी सर्कुलर पाथ के ऊपर ट्रेवल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट और पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड होती है, ठीक है। और सड़क और टायर के बीच में एक फोर्स लगेगा, तो क्या लगेगा अपना फ्रिक्शन फोर्स, F इज इक्वल टू μr, ठीक है। इतने फोर्स इसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम लिखूंगा, ये फ्रिक्शन फोर्स है, समझ जाओगे तो ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये रिएक्शन फोर्स mg, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन इसके लिए अप्लाई करेंगे, फोर्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो फोर्स की इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, mg की, क्यों, और म्यू r की वैल्यू किसके इक्वल होगी, mv²/r के। इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं,
तो म्यू आर इज इक्वल टू एम जी स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल हो गई। क्यों? अच्छा, आर इज इक्वल टू क्या है? एम जी। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम से एम कैंसिल, मास पे डिपेंड नहीं करता। अब चाहे बस में 50 आदमी बैठे हो, चाहे 100 आदमी बैठे हो, कितने बैठे हो, वो तो सर्कुलर मोड में चलेगी, सर्कुलर रोड के ऊपर ट्रेवल करेगी, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो वैल्यू क्या है अपने पास? म्यू जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू आर जी अंडर रूट, म्यू आर जी अंडर रूट। ये वैल्यू किसके ही है? सर्कुलर रोड पे, ठीक है ना, जो व्हीकल और कार ट्रेवल करती है उसकी वेलोसिटी है। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी के ऊपर व्हीकल सड़क के ऊपर ट्रेवल करता है, ठीक है, तब तो ये बाहर की तरफ फिसल जाएगा, और इसे कम पे करेगा तो अंदर ऐसे गिर जाएगा। पता ही है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, इससे फालतू हो गए तो बाहर की तरफ फिसल जाएंगे, इससे कम हो गया तो वहीं गिर जाती है, ठीक है ना, सेंटर की तरफ। ये स्टैंडर्ड स्पीड है इस व्हीकल की सर्कुलर रोड पे चलने के लिए। 2-3 स्टेप में कंप्लीट होता है फॉर्मूला पूरा। ठीक है, लिख लो इसको। आ रहा ना समझ में? सिंपल सी एकदम, सर्कुलर रोड के ऊपर चलने के लिए व्हीकल की वेलोसिटी या स्पीड कितनी होनी चाहिए, बस वही इसमें मेंशन किया गया है पूरा। इसमें कोई दिक्कत? v इज इक्वल टू म्यू आर जी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी वैल्यू हम 9.8 या 10 कंसिडर करते हैं कई बार। ठीक है ना, पूरा हो गया ना ये टॉपिक। तो सर्कुलर रोड पे चलने के लिए, ट्रेवल करने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए? v इज इक्वल टू म्यू आर जी। कौन कौन से फोर्स लगते हैं वो मैंने इसमें बता ही दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बेंक्ड रोड। ठीक है, ये कोचिंग में हो गया था, तुम्हारे स्कूल में हो गया क्या टॉपिक ये चैप्टर? बेंक्ड रोड, बेंक्ड रोड। ठीक है, तो बेंक्ड रोड पे कोई कार ट्रेवल करेगी तो उसके लिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे किसके ऊपर, उसका फोर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेंक्ड रोड। इसमें फर्स्ट जो कंडीशन है वो ये है कि व्हेन फ्रिक्शन फोर्स
इज इफेक्टिव, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इफेक्ट करे। और सेकंड कंडीशन आएगी जब फ्रिक्शन नहीं हो, फ्रिक्शन नहीं हो मतलब दमाल मूवी में असदवाद से सीधी उछालता है उसको डायरेक्ट उछालता है, तो फ्रिक्शन फोर्स वहां पे इफेक्टिव नहीं होता, मतलब म्यू इज इक्वल टू 0 है। फ्रिक्शन फोर्स इफेक्टिव नहीं है तो म्यू इज इक्वल टू 0, और अगर फ्रिक्शन फोर्स इफेक्टिव है तो म्यू कुछ ना कुछ आएगी इसमें, समझ में। तौर से ध्यान रखना है। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करो पहले। बेंट रोड का मतलब होता है किसी एंगल पे झुकी हुई रोड। अच्छा ये रोड है, ठीक है, इसके ऊपर यहां कोई व्हीकल है, ठीक है। अब व्हीकल का जो आर है वो तो ऊपर की तरफ लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, और जो वेट है वो लगेगा नीचे की तरफ mg। लेकिन यहां पर समस्या क्या है हमारी, समस्या है कि आर को हम ऐसे शो नहीं कर सकते, आर को हमें परपेंडिकुलरली शो करना पड़ेगा ऐसे, ये होता है अपना आर, ठीक है। अब आर के साथ ये कंपोनेंट, क्योंकि रिएक्शन फोर्स की पता नहीं हमें कितनी वैल्यू आर की, थीटा एंगल, ये एंगल थीटा, ठीक है। अब आर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ये, तो उसको क्या लिखेंगे, आर कोस थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, आर साइन थीटा, ठीक है ना, आर साइन थीटा, ठीक है। अब सड़क और टायर के बीच में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, यहां पर मैंने शो कर दिया फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ करो एक बार। एक बार देखो, ये फ्रिक्शन फोर्स एफ है, ये इसके साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। तो एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होने वाला है, क्योंकि जिस पे एंगल बनता है वो हॉरिजॉन्टल, आर को छोड़ दो, भूल जाओ इसको, दिमाग में मत रखो एक बार। तो एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, इसको क्या लिखेंगे, एफ कोस थीटा, और एफ का वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा, इसको क्या लिखेंगे, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। देखो एक बार ध्यान से, जैसे मेरे पास है ये तो है आर, ये इसका थीटा एंगल हो गया, और एक इस साइड में लग रहा है ऐसे, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि जिस पे एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कोस, और उसके परपेंडिकुलर होता है साइन। तो इस पे एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा कोस आर कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। अब यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऐसे, स्मॉल एफ थीटा एंगल पे, तो एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो यही होगा नीचे वाला, क्योंकि ये हो गया हॉरिजॉन्टल, थीटा बन रहा है, परपेंडिकुलर है साइन, तो एफ साइन थीटा, और इसका हॉरिजॉन्टल जिस पे आर है उसके ऊपर होगा, तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा इसका, इस साइड में हो जाएगा एफ कोस थीटा, क्योंकि एफ का एंगल इस पे बन रहा है, आर साइन थीटा है इस पे, उससे में कोई मतलब नहीं है, वो है वो आर का है, हमें एफ का चाहिए, एफ कोस थीटा, और एफ का परपेंडिकुलर साइन, आर है, आर का हॉरिजॉन्टल कोस, आर का परपेंडिकुलर साइन, ठीक है ना। इसको नोट करो फटाफट। और mg है ही नीचे, जो हो जाएगा mg। तो यहाँ से मैंने कंपोनेंट उठा के रख दिए सारे, यही किया खाली, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं इसको, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया।
ये बना साइड में, हाँ वो जरूरी है बनाना। रफली नोट्स है ना ये, हाँ क्योंकि याद भी करने हैं। हाँ एकदम लाइन सीधी खींचे, सीधी लाइन आनी चाहिए एकदम स्ट्रेट, थोड़ा सुंदर टाइप से। ये बना इस साइड वाला ये डायग्राम, देखिए डायग्राम इस साइड करना। देना एक बार पढ़ने देना। अब देख ऐसे टॉपिक होते हैं ना, उनकी एक खासियत होती है। ऐसे टॉपिक की खासियत ये होती है कि पहली चीज़ तो ये एग्जाम में आते हैं क्योंकि हार्ड है, एग्जाम में आने के चांसेस इनके 100% होते हैं। दूसरी चीज़ कि ऐसे टॉपिक में एक ही बात ध्यान रखनी है हमें कि एरो के जो सिंबल हैं उनको मेंशन करो। जो इक्वल साइड में सिंबल है उनको तो ऐड कर दो और जो अपोजिट साइड में है वो इक्वल कर दो, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखना एक बार फ्रॉम फिगर या डायग्राम से, ठीक है। चलो इसकी बात कर लेते हैं पहले। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, आर कोस थीटा, मैं लिखूंगा आर कोस थीटा इज इक्वल टू, सेम डायरेक्शन में क्या है एम जी और एफ साइन थीटा, तो क्या लिखूंगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब एम जी को इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ट्रांसफर करेंगे तो आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये अपने पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। पहले ये इक्वेशन आई, इससे हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली। अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की सारों की। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, इसमें सेम डायरेक्शन में क्या है आर और एफ कोस थीटा, तो क्या लिखेंगे आर साइन थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू एफ सी या एम ए स्क्वायर अपॉन आर। ये एम ए स्क्वायर अपॉन आर क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्यों, क्योंकि ये बैंक रोड पे चलेगा, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। अपने पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन तो ये, एक इक्वेशन ये, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यहां तक कोई डाउट, ये सिंपल सी बात है इक्वेशन, ठीक। ठीक है। अब देख F इक्वल टू क्या होता है एम जी, सॉरी F इक्वल टू म्यू आर, फ्रिक्शन फोर्स होता है ना म्यू आर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा आर कोस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा, एफ की जगह म्यू आर पुट कर दिया इज इक्वल टू एम जी। मतलब इसमें से मैंने आर कॉमन ले लिया, वैल्यू क्या रहेगी कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अच्छा अब इसमें से एफ इक्वल टू म्यू आर पुट करेंगे तो दोबारा इसमें इक्वेशन में म्यू आर पुट करेंगे तो आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर, क्यों, ठीक है। इसमें से आर कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन लेने के बाद वैल्यू क्या रहेगी आर साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक नोट करो फटाफट, ये आया ना समझ में, इसमें कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सिंपल सी बातें हैं, एरो के सिंबल इक्वल करने हैं बस, तो फोर्स है वो इक्वल करने हैं।
NCERT के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ मैं, क्यों? हाँ, तो स्कूल में फिर और बच्चे क्या करते हैं? और बच्चे क्या करते हैं फिर क्लास के अंदर? मतलब जैसे फिजिक्स का पीरियड नहीं आता है, अभी आता है? अच्छा, तो तुमने बोला था ना कि पीरियड आता नहीं, सर आते नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब क्लास आती है क्या? क्लास सर पढ़ाते हैं क्या? नहीं, ऐसे वो नहीं आती। हाँ, पीरियड होता है लेकिन उसके जगह दूसरे अच्छा ये वो पूछा तो वो कर लो। फिजिक्स नहीं पढ़ाते मतलब? ये नए वाले तो सही है, बस दिन में से। यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है तुम्हारे, ठीक है? अब इक्वेशन थर्ड में 4 का डिवाइड करेंगे, ठीक है? थर्ड में 4 का डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन थर्ड क्या है? मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन थर्ड अपॉन इक्वेशन 4। थर्ड में 4 का डिवाइड करेंगे तो थर्ड अपने पास क्या है? r cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू mg, समझ रहे हो ना? अपॉन क्या है इसका LHS का पार्ट r साइन थीटा प्लस है क्या? प्लस म्यू कोस थीटा, ठीक है? इज इक्वल टू अपॉन में आएगा, अपॉन r तो ऊपर चला जाएगा। वेरी गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, ठीक है? तो मेरे पास जो वैल्यू बची वो क्या बची, ध्यान से देखना। मैं इसमें ऊपर कोस थीटा कॉमन ले रहा हूँ ऊपर वाली में, ठीक है ना? ध्यान से देखना, तो कोस थीटा कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ क्या बचेगा? 1। कॉमन का मतलब डिवाइड करना, 1 माइनस इसमें कोस का डिवाइड करेंगे तो म्यू, समझ रहे हो ना tan थीटा कैसे है? मैथ कहीं अंधू, ठीक है? इसमें कोस थीटा साइन अपॉन कोस tan थीटा, वेरी गुड, प्लस म्यू कोस तो बाहर ही आ गया, म्यू रहेगा, कोस तो बाहर ले लिया, बाहर मतलब कॉमन ले लिया, कोस को डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू GR अपॉन v स्क्वायर। GR अपॉन v स्क्वायर, ठीक है? कोस से कोस कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू ध्यान से देखना एक बार, एक मिनट। v स्क्वायर 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू RG म्यू प्लस tan थीटा, या tan थीटा प्लस म्यू कर दो, प्लस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब v स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है क्योंकि अपने को तो वेलोसिटी चाहिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू पूरी वैल्यू का डिवाइड आएगा RG म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, और v स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू RG, v की वैल्यू RG म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, और इसका अंडर रूट। ये v की वैल्यू आएगी अपने पास जब फ्रिक्शन फोर्स इफेक्टिव हो तब, ठीक है ना? लिख लो इसको। ये वैल्यू आ रही है अपने बुक में भी, v इज इक्वल टू RG म्यू प्लस tan थीटा, बिल्कुल 1 माइनस म्यू tan थीटा अंडर रूट।
ये यहाँ थे ना, इनकी कोचिंग चलती थी पहले, इनकी कोचिंग चलती थी चढ़ावा के अंदर। हाँ, चढ़ावा के अंदर। और कोचिंग की खासियत है कि टेस्ट यही लेते थे बच्चों का। हाँ, फिजिक्स की नहीं, वैसे 2 नंबर। ऐसा मजाल थोड़ी कि बच्चा मतलब गर्दन ला ले, टेस्ट की जिम्मेदारी इनकी थी और कुछ नहीं थी। बैठ जाओ, ऐसा बैठ जाओ। ये कर दूं रेज। अब फ्रिक्शन फोर्स इफेक्टिव नहीं है तो ठीक है ना, कुछ नहीं करेंगे, इसी में चेंज करेंगे वैल्यू को, इसी के अंदर वैल्यू चेंज करेंगे। ध्यान से देखना एक बार। सेकंड पॉइंट, व्हेन फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट इफेक्टिव, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। फ्रिक्शन कोफिशिएंट विल बी 0, देन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द कार विल बी rg 0 प्लस tan थीटा अपॉन, समझ रहे हो ना, 1 माइनस 0 इंटू tan थीटा अंडर रूट, इसके ऊपर आएगा अंडर रूट पूरे पे अंडर रूट। और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, टोटल टर्म वैल्यू रहेगी rg tan थीटा अपॉन 1 अंडर रूट, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो गई, अपॉन में 1 ही रहेगा, 1 माइनस 0 1। और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, rg tan थीटा। तो इसमें म्यू कहीं भी नहीं है, म्यू कहीं भी नहीं, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट इफेक्टिव। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट है, 4th चैप्टर है ना, चैप्टर कंप्लीट।